नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में चुनाव डिक्लेयर हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र। हालांकि लोग पुराने लोकतंत्र में किसी और देश का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना तब हुई थी जब देश ही बन रहा था, दुनिया ही बन रहा था। हमारे यहां योग्य और काबिल आदमी का चुनाव तब शुरू हुआ जब भरत को राजा घोषित किया गया, क्योंकि वो काबिल थे, राजा के वंशज नहीं थे, जिनके महान नाम पर हमारा देश का नाम भारत महान है। तो लोकतंत्र का पाठ कोई हमसे ना पढ़ाए, हमसे पढ़े। लेकिन खैर, अब बहुत हो गया है, बहुत दिन हो गया है, लोग हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, लोकतंत्र के मायने समझाते हैं। उन लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मतलब भौगोलिक दृष्टि से हम अमेरिका से बड़े हैं, जनसंख्या के दृष्टि से हम अमेरिका से बड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से अगर हमारे जो पैसे विदेशों में हैं, जो नेताओं की तिजोरी में बंद है, फार्म हाउसों में कैद हैं, अगर उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो हम आर्थिक रूप से भी अमेरिका से बड़े हो जाएंगे। लेकिन तकनीकी रूप से अभी हम अमेरिका से आर्थिक रूप से बड़े नहीं, क्योंकि हमारा पैसा कुछ तो अमेरिका के पास ही पड़ा हुआ है, कुछ स्विस बैंक में है, कुछ इधर उधर है, तो वो उस पर हम छोड़ देते हैं। सवाल है कि इतने बड़े लोकतंत्र का चुनावी मुद्दा क्या हो। यह इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि मैं चुनावी मुद्दे की चर्चा हिंदी में करूंगा तो तमिलनाडु कहेगा कि नहीं, हम तो सुन देंगे नहीं, क्योंकि हम तो तमिल सुनना पसंद करेंगे, हम कन्नड़ सुनना पसंद करते हैं, मलयालम सुनना पसंद करते हैं, हम तेलुगु सुनना पसंद करते हैं, हम कोंकणी भाषा को सुनना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह, बंगाली भाषा, हिंदी भाषा। मतलब अब तक हमने अपने इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा का चयन नहीं किया है। अब तक हम यह निर्णय नहीं ले पाए हैं, 75 वर्ष से ऊपर हमको आजाद हुए हो गए, कि हमारा कोई एक भाषा है। हमने अब तक एक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की। मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहाव में बोल गया। नहीं 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 नहीं, मैं कोई भी बात पे मतलब और स्लिप ऑफ टंग में नहीं बोलता। अगर कोई बात स्लिप ऑफ टंग ऐसी लगती है ना, मैं तुरंत क्षमा मांग लेता हूँ, ये गलती से निकल गया। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। एक राष्ट्र में हमने आपको नहीं बांधा, वो मैं आगे बताऊंगा। ना तो हमारा भाषा एक है, ना हमारा भूषा एक है, मतलब पहनावा एक है, खान पान रहन सहन कुछ भी एक नहीं है। तो चुनाव एक मुद्दा पर हो, ये कैसे संभव है? हमारे ही देश में, हमारे ही एक ही भूभाग जो हमारा भारत महान है, उसमें अभी मैं बैठा हूं तो कई जगह सर्दी पड़ रही होगी, लोग हीटर चला करके बैठे के मेरी बात सुन रहे होंगे, कई लोग पंखा चला करके मेरी बात सुन रहे होंगे, कई लोग बारिश में भीगते हुए मेरी बात सुन रहे होंगे, और कई लोग आसमान में देख रहे 2 बूंद पड़ जाए। मतलब ऐसी स्थिति इस एक ही देश के लोगों का है। अतः कोई भारत दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के एक क्षेत्र में कहीं ठंडी पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, तो जहां का मौसम एक नहीं है, चुनावी मुद्दे एक कैसे हो? तब सवाल है कि हमें इसी पर तो विचार करना है कि वो कौन सा मुद्दा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक एक हो और एक सूत्र में बांधे। दूसरा क्या होना चाहिए? मित्रों देखिए, असल में क्या है ना कि 1952 से लेकर के अब तक हमने आज तक किसी मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा माना ही नहीं, या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया ही नहीं। आज तक
आज तक हम बिना प्रभाव के कभी कोई मतदान किए ही नहीं, और ना ही हमारे नेतागण बिना प्रभाव, बिना दबाव, बिना लालच, बिना प्रलोभन का कोई चुनाव करवाने की आह्वान किए। हर मतदान में उन्होंने कुछ ना कुछ उत्कोच, कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ हमको दिया है। कभी कहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कभी कहे हैं कि हम विदेशी मुद्रा लाएंगे, कभी कहे हैं कि हम आरक्षण लाएंगे, कभी कहें कि आरक्षण भगाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किसी भी राजनेता ने यह नहीं कहा कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक एक करेंगे। किसी नेता ने नहीं कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम समस्त राष्ट्र को एक भाषा में बांधेंगे, एक सूत्र में। फूल माला की तरह से धागा एक होता है, उसी में गेंदा, गुलाब, चमेली, बेला, चमेली, इस सब फूल डलते हैं और वो हार बनता है, माला इतना खूबसूरत लगता है। हमारा भी गुलदस्ता उसी तरह से एक जार में अलग अलग तरह के फूल डाले रहते हैं और एक फर्स्ट क्लास का गुलदस्ता बनता है जो देखने में भी अलग लगता है, खूबसूरत लगता है। ऐसा हमने प्रयास किया ही नहीं। किसी ने नहीं कहा कि हम किसी एक भाषा, मैं नहीं बात, चूंकि हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदी को ही बनेंगे, आप संस्कृत को बनाइए अगर आपको लगता है तो। एक संस्कृत बनाइए कि कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई एक भाषा हो जो एक बने, कोई एक भाषा हो जो समस्त भूभाग में जानी पहचानी जाए, बोली जाए, समझी जाए। कम से कम एटलीस्ट समझ जाने लायक तो हैसियत हो लोगों की। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक बार और मैंने वीडियो में कहा था, 1 मिनट में यहां और निपटा देता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामसुंदर दास 28 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर संसद सदस्य के रूप में रहते थे, हाजीपुर से सांसद। करीब करीब ये 8, साढ़े 8 बजे की घटना है रात का। एक आदमी, मैं उम्मीद करता हूँ 6.5 फुट से भी ऊंचा होगा, काला एकदम, जिसको काला कोलूठा बोलते हैं, पहाड़ जैसा, और कुछ कह रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। इशारा भी जो कर रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग खाना का, पानी का, पेशाब का, ये सब इशारा करते हैं ना, अगर भाषा नहीं समझ में आता है तो। वो इशारा भी उसका अलग था। अब हमारे रामसुंदर दास साहब के यहाँ बिहार के लोग आए थे, मैं एक यूपी वाला था, अंग्रेजी बोलो ना समझ में आए, हिंदी बोलो ना समझ में आए, वो बोले पता ना कौन सा भाषा बोला, क्यों हमें पता ही नहीं। एक आदमी हंसी में कहे, अरे होगी का रे, मतलब पैखाना में जाएगा क्या? तो हंसी में उसको पैखाना दिखाया, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा और बड़ा रिलैक्स मूड में निकला। मतलब यह है कि वो बेचारा शालीन आदमी था, सड़क पर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि वो दक्षिण भारत का था। उसको बताया गया था कि सड़क पर शौच नहीं करते हैं, और बोल समझ नहीं रहा वो क्या कहे, पानी उनी का ऐसे ऐसे कर देता, अब उसका इशारा कैसे करें, अब बोले जा रहा परेशान एकदम, 8, साढ़े 8 बजे का मामला है। अगर वो एक राष्ट्र में बंधा हुआ होता तो एक भाषा बोलता जो मैं भी समझ सकता, वो भी समझ सकता था, और उसे आसानी होती। हमारे देश में भाषा की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि हिंदी भाषा होना चाहिए, तमिल वाला कहेगा नहीं, हमको भाषा पर बांधने का प्रयास किया जा रहा है। आपको एक बात बताता हूं, नाम नहीं रखूंगा। मैं एक शहर में गया था और आदमी पूछ रहा कि कौन से मोहल्ले में हो, तो पूरे नेम प्लेट में शहर भर में कहीं ऐसा नहीं अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि मैं पढ़ लूं, हिंदी का तो मतलब नहीं बन रहा था, और वो जो लोकल लैंग्वेज था वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं बोले एक आदमी से बात कराता हूं, तो उस आदमी से बात कराया तो समझ में आया, वो बताया कि यहाँ समझ। फिर वो जो मेरे को बताने लगा वो नहीं समझ में आया, मैं बोला तुम ही बताओ भाई, ये जो बोल रहा है ले नहीं हो रहा है। अब एक राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे देश में 75 वर्ष से ऊपर आजादी के हो गए, तो 52 से लेकर के अब तक कई बार चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लेकिन अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमको हमारा नागरिकता देने, नागरिकता पंजीकरण करने के विषय में नहीं सोचा कि कोई एक रजिस्टर हो जिसमें पता चले कि मैं चौथा नंबर का आदमी हूं इस देश का, या कोई ऐसा रजिस्टर हो जहां मैं कहूं कि मैं भारत महान का नागरिक हूं, देखो फला वाला रजिस्टर में मेरा नाम लिखा है।
ये आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि राकेश वर्मा अजीब बात करते, तेरा आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उस पर भारत महान का अशोक का स्तंभ लगा हुआ है, और कहा रहा कि मैं नहीं हूं। लेकिन मान लीजिए कि इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो मैं भारत का नागरिक नहीं हुआ। मैं भारत का नागरिक नहीं हुआ अगर मेरा पासपोर्ट नहीं होता, मेरे पास मैं आमदनी का कोई स्रोत नहीं तो इनकम टैक्स की जरूरत नहीं तो मैं पैन कार्ड नहीं होता, घर में दिल्ली में मेरा अपना मकान नहीं है इसलिए राशन कार्ड नहीं होता, और राशन नहीं होता तो इलेक्शन कार्ड नहीं बनता, क्योंकि मैं बलिया से आया हूँ और बलिया में एलवाईओ गया पूछने के लिए मैं हूँ नहीं तो वहाँ से राशन कार्ड नाम काट दिया। जैसे मेरा नाम कट गया है, हम लोगों ने कहा भाई कटवा दो, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। तो गांव में एलवाई आया तो मेरा भाई बताया, बोला कि भाई हमारे 2 भाई लोग अब यहाँ नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं, उनका वहाँ राशन कार्ड बना ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, यहाँ वो लोग नहीं रहते हैं, तो उनका नाम कट गया। अब मान लीजिए कि मेरा दिल्ली में भी नहीं बनता तो मैं फिर तो कहीं का नागरिक नहीं रहता, तो मेरा पंजीकरण कहाँ होगा? ऐसी कोई रजिस्टर ना हो जहाँ मेरी पंजीकरण हो, मैं जहाँ जन्म हो वहाँ एक लिखित में चल जाए कि हाँ भाई राकेश सिंह परमार फलाना तारीख को जन्म ले लिया है और अब इनका सदस्य संख्या ये हो गई है, और वही यूनिक नंबर परमानेंट हो, क्योंकि वो आदमी एक ही बार जन्मता है और वो जन्म लेने में एक रजिस्टर पर नाम चल गया भाई 1,05,000 नंबर हमारा है, और वही मेरा यूनिक ID नंबर हो कि मैं कौन हूँ, इस नंबर मेरा जन्म। जैसे मैं अपने परिवार में पहला बेटा हूँ, अब लोग 500 लोग जन्म है, मैं जन्म ले लूंगा, मेरे पहले किसी बेटे ने मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे माताजी के यहाँ जन्म नहीं लिया, मैं माता पिता का पहला पुत्र हूं। अब उसके बाद 20 पुत्र हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह से मैं देश का नागरिक हूं, एक कहीं रजिस्टर में नाम हो कहीं भी नहीं है। और अगर कोई सरकार रजिस्टर में नाम डाले की बात करिए तो हमारे देश के लोग उसका विरोध करेंगे, नहीं ये कैसे हो सकता भाई। और जो लोग विरोध करें उनको वोट देते हैं, सबसे बड़ी ये बात है कि हम वोट देना, भाई वोट लो क्योंकि तुमने बड़ा बहादुरी का काम किया है, हमारा कहीं नाम नहीं डालने का प्रयास किया है। तो ना तो हम एक सूत्र में बंधने की कहीं बात की है, ना ही हमने एक भाषा में बंधने की कोई बात कही है, ना ही हम एक रूपता लाने का कोई बात कहे है, कहीं नहीं हुआ है। एक टीवी डिबेट में एक सज्जन बोल रहे थे, बोला ये तो सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, फलाना कर रही है, वो मंदिर उस वक्त हुआ था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। मैं टीवी डिबेट में बोला भाई ये करे वो करे, मैं बोला 1 मिनट सुनिए, हमको एक टेप, मैं बोला जी न्यूज चैनल वाले प्रोड्यूसर को बोलो कि वो एक टेप बताए नेता का, किसी नेता का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय पक्ष विपक्ष निष्पक्ष किसी का भी, जिसने जनता के मंच पर कहा हो कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको अस्पताल दूंगा, सड़क दूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, समानता दूंगा और आपको सम्मान दूंगा। ये कहीं अगर किसी नेता ने बोला तो बता दीजिए। और किसी नागरिक ने मंच में कहा हो कि सुनिए नेताजी आप आए हैं तो हमारा आपसे मांग है कि आप हमको सड़क दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, समानता दीजिए और सम्मान दीजिए, कम से कम इतना तो दीजिए। तो एटलीस्ट हर आदमी का है, लेकिन नहीं, हमने कहा है कि नहीं हमको आरक्षण दीजिए, हमने कहा कि हमको आरक्षण से मुक्त कीजिए, हमने कहा कि हमारे जात वाले को प्राथमिकता दीजिए, हमने कहा कि हमारे परिवार वाले का साथ दीजिए, हमने यही सब मांगा है। और चुनाव का नेता यही दे रहे हैं। उन्होंने कहा तो था कि मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बन गए। उन्होंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, प्रपोजल तैयार है। उन्होंने कहा हम नागरिकता संशोधन लाएंगे, प्रस्तुत हो गया। वो जो कहे वो अस्पताल की तो बात मोदी जी ने किसी भाषण में कहा ही नहीं, नहीं अपने अस्पताल मांगा था, वो तो एडिशन में कुछ एम्स बन गए। विद्यालय के आपने न मांगा था ना, मोदी ने कहा था, वो एडिशनली में कुछ बन गए ना, तो फिर छटपटाहट किस बात का। लेकिन आप हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक मौका है जो अब तक नहीं हुआ अब हो। अब जब नेता आपके यहाँ आए तो बोले सुन भाई राम मंदिर बड़ी अच्छी बात है, मेरे आराध्य बनना ही चाहिए, लेकिन एक साथ में बगल में विद्या का मंदिर भी बनाओ, एक स्वास्थ्य का मंदिर भी बनाओ, और हमको सम्मान दे और हमको सम्मान्य रहने दे। ना हमको वर्गीकृत कर कि तू छोटा है, तू बड़ा है, तू रिजर्व वाला है, तू बेरिजर्व वाला है, तू अगली पंक्ति है, तू पिछली पंक्ति है। तू कौन है अगली पिछली पंक्ति का डिसाइड करने वाला? मेरे माँ बाप ने लाड प्यार में तो मेरे को कोई कमी नहीं किया था। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लड़का जो राजा का परिवार का वो 3 महीने में जन्म लिया और हमको 9 महीने लगा जन्मने में।
नहीं, वही प्रक्रिया वही समय हमारा भी लगा हुआ है। वो राजा महाराज के तो वो अलग वर्ग में अलग समाज अलग वर्ग क्यों? जो भगवान ने, प्रकृति ने, कुदरत ने हमको कुछ अलग नहीं दिया, नाक कान मुंह हाथ सब कुछ हमारा वही वाला है, उसका भी वही वाला। तो फिर तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि तू रिजर्वेशन में, तू गैर रिजर्वेशन में? आप इसकी बात करिए, देखिए फर्क पड़ेगा और लोग आपको लोग समझेंगे, इंसान समझेंगे। नहीं तो आप प्रोडक्ट हैं और बेचे जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिक चुके हैं। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि देश विकसित हो, विकास करे, आप विकास करें, देश में सम्मान हो और हर जगह आपका मान हो। तो आप नेता से कहिए कि भाई हमें 5 चीज दे, इस 5 साल में यही दे, और हमें छठा चीज चाहिए नहीं। पहला, हमको सम्मान दे, सबको एक समान। हमको सामान्य दे, सबको एक समान। हमको शिक्षा दे, सबको एक समान। हमको स्वास्थ्य दे, सबको एक समान। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, समान और सामान्य। सम्मान मतलब रेस्पेक्ट और इक्वलिटी, मतलब बोलने में कोई गलती होगी इसलिए मैं बताया कि रेस्पेक्ट सबको एक बराबर देगा, इंसान है हम। हमारा भी एक वोट बटन दबाना उतना ही काउंट होता है जितना रतन टाटा का, बिरला का, डालमिया का, सचिन तेंदुलकर का, अमिताभ बच्चन का या किसी का भी। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन डालोगे तो 50 वोट काउंट होगा, एक ही काउंट होगा। तो जो सम्मान तो अमिताभ को दे रहा वो मेरे को भी दे। अमिताभ भी तो एक ही बार बटन दबाते हैं और मैं भी एक ही बार दबाता हूं। सामान्य दे, क्योंकि जो कर अमिताभ बच्चन दे रहे वही कर मैं दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन के एक बार में 4 बार टैक्स देते हैं, नहीं। हाँ, वो ज्यादा पैसा कमाते ज्यादा देते हैं, मैं कम पैसा कमाता कम देता हूं। शिक्षा बढ़िया दे, ये ना हो कि अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी आए तो उनकी धड़धड़ाती हुई गाड़ी गए और हम रोड के बाहर तक लाइन लगा कर मर रहे हैं। ऐसा ना दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस 5 साल में यही मांग लीजिए, देखिए फर्क आता है कि नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि बटन दबाते वक्त आप देखेंगे कि कौन कितना फ्री दे रहा है। बेशक वो आप ही का खून खींच रहा है। और दूसरा देखेंगे कि आगे जो चुनाव में लड़ा उसमें मेरे चाचा का लड़का कौन है। नहीं है तो दादाजी का लड़का होगा, कुछ नहीं है तो मेरे गांव का हो, क्षेत्र का हो, कुछ नहीं है तो मेरे जात वाला तो हुई हो, चलो मेरा अपना धर्म वाला हो। मैं दिल्ली में रहता हूं तो पूर्वांचल का हो, उसी को दे देंगे यार, कोई भी हो। हमको बेशक वो न पहचानता हो, हम तो पहचान रहे हैं कि वो हमारे पूर्वांचल का है। जब तक आप यह मान करके मतदान करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। अब आपको अपना नुकसान कराना है कि फायदा, विचार आपको करना है। मैं तो आप सबको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता रहूंगा जब तक आप पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाइएगा। और मुझे मालूम है कि भागीरथ प्रयास है, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। और उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश कुमार रोज आपके सामने महत्वपूर्ण मुद्दा रखूंगा और आपसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए आग्रह करूंगा। अभी भी कर रहा हूं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए और सोच समझ कर मतदान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।